हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विशेस यू अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। आप भारत का भविष्य हैं। कहते हैं टीचर्स, मैनेजर्स होते हैं सबसे बड़ी जो रिसोर्स है किसी भी कंट्री की। टीचर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ अ नेशन। एंड व्हाट इज दैट ग्रेटेस्ट रिसोर्स? यस, इट्स यू। आप हैं वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स। भाई, एजुकेशन वो वेपन है, वो औजार है जिसके जरिए पूरे ब्रह्मांड को बदला जा सकता है। सही शिक्षा, सही शिक्षक गणों के द्वारा जब आप सही समय पे प्राप्त करते हैं तो फिर आप अपना भविष्य स्वयं ही लिख लेते हैं। Once again, wish you all a very warm welcome. We have Mohammad Sohail, Prince, Arshad, Suryansh, Rose, Sanjana, Zibran, Surjeet, Pankhudi, Apurva, Avesh, Dharmendra, Chetan, Vaishnavi. All my राजा बेटा एंड रानी बेटियां, आप सबका तहे दिल से स्वागत है बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी कैनॉट रिप्लेस अ टीचर बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर इज रेवोल्यूशनरी। तो यही हो रहा है जी आजकल। ऑनलाइन एजुकेशन के इस माध्यम से बेहतरीन अध्यापक आपके पास, आपके ही घर में पहुंच रहे हैं। इस समय आप अपने फोन पे या आप अपने टैबलेट पे या हो सकता है आप अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या टीवी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो। आप में और मुझ में हजारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूं इस समय और आप हो सकता है कर्नाटका में हो, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंच पा रही है। राइट? कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए इसमें। सो मैं आप तक पहुंचता रहूंगा ऐसे ही। आपके जीवन में मैं परिवर्तन ला पाऊं कोई भी, बस मेरी यही कह दीजिए कि दृढ़ निश्चय के साथ ये इच्छा है, ये मेरी अभिलाषा है दैट आई वांट कि आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। ये मेरी चाहत है आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए। चलिए जी, एक वार्म अप सेशन हो गया, एक गर्मी आ गई आप सब लोगों में। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपका जज्बा जो है ना बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जीवन में किसी मकसद को पाने के लिए। कहते हैं झुकता है आसमां, झुकता है ये आसमां, बस झुकाने वाला चाहिए। सो आपके अंदर वो काबिलियत है, डेफिनेटली है, बस जरूरी है अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना। अक्सर इंसान भटक जाता है और हम कई आसपास होने वाली परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं और हमारी अटेंशंस डाइवर्ट हो जाती हैं, हमारी एनर्जीज प्रॉपरली फोकस्ड नहीं होती, चैनलाइज नहीं रह पाती। आई थॉरली अंडरस्टैंड। ऐसे में ही एक सही और सच्चे मेंटर की आवश्यकता होती है जो हमें रोशनी दिखा सके। गुरु जो है, गुरु मीन्स दिया, लाइट, प्रकाश, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपके अंदर आपकी छुपी हुई काबिलियत को उभार के बाहर निकाले, जो आपको कुंदन बना दे, जो आपको हीरा बना दे, आपकी चमक को निखार दे, वही एक सच्चा गुरु होता है। राइट? एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। चलिए जी, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने होगा, लेकिन याद रखिए हर प्रश्न का उत्तर देते समय आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है जी? सो कैन वी स्टार्ट? ऑल माई राजा बेटा जी, हरीश, प्रिया, आयशा, चलो जी शुरू करते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन an increase in estrogen level increases the receptors for oxytocin in। कहां पे? गौर फरमाइएगा, प्रश्न पे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पार्चुरेशन के समय, व्हाट इज पार्चुरेशन?
बच्चे की डिलीवरी के समय, गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाने पे जब कॉन्ट्रैक्शंस होती है यूट्रस में और बेबी डिलीवर आउट हो जाता है, वही प्रक्रिया पार्चुरेशन कहलाती है। एग्जामिनर ने आपसे यह जानना चाहा है, पार्चुरेशन के समय ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहां पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं? प्लेसेंटा पे, एंडोमेट्रियम पे, मायोमेट्रियम पे या पेरीमेट्रियम पे? धर्मेंद्र, आयुष, अर्शिया, प्रीति, वंडरफुल। चलो समझते हैं पहले व्हाट इज पार्चुरेशन। उत्तर में बाद में बताता हूं, पहले समझाता हूं इस चीज को। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी या प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। सुनो जी, एनसीईआरटी ये क्लियरली लिखती है दैट पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा एंड फीटस। राइट जी, फुली डेवलप्ड फीटस होगा, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होता क्या है, गर्भावस्था की जो 9 महीने जैसे ही पूरे हो रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी बच्चा रोटेट करता है। सिर भारी होता है ना, हेड हैज द मैक्सिमम डायमीटर, तो बच्चा रोटेट करके उसका जो सिर होता है ना, हेड ऑफ द बेबी एडजस्ट्स इटसेल्फ अक्रॉस सर्विक्स। सर्विक्स पे आके उसका सिर एडजस्ट हो जाता है। सर्विक्स क्या है? बच्चेदानी का मुंह जिसे कह देते हैं, यूट्रस का लोअर नैरो नेक लाइक रीजन। सर्विक्स नहीं तो पूरा वजन संभाला हुआ है बच्चे का, 3.5-4 किलो तक का बच्चा हो सकता है। उसके अलावा प्लेसेंटा है, चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, कितना भार है जो सर्विक्स ने संभाला है। तो सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास। न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस वो संदेश देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे है भाई? ब्रेन के साथ है, ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है ब्लड सर्कुलेशन में। द नेम ऑफ द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। क्या है जी नाम? ऑलमाई राजा बेटा, द नेम ऑफ द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन ब्लड प्लाज्मा में आया, ब्लड प्लाज्मा में आके ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस के मसल्स पे एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन कहां एक्ट करता है? यूट्रस के मसल्स पे। यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब मसल्स की लेयर जिसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, वहां पे एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी इज एक्सपेल्ड आउट। चलिए इस ब्यूटीफुल से वीडियो के जरिए इस प्रक्रिया को एक बार दोबारा समझिए। आप देख पा रहे हैं एक प्रेग्नेंट यूट्रस जिसमें कि फीटस रोटेट कर चुका है और बच्चे का सिर जो है वो सर्विक्स की तरफ फेस कर रहा है। हेड हैज द मैक्सिमम डायमीटर, कंधों से भी ज्यादा डायमीटर सिर का होता है। सो हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट। यदि हेड प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेजेस में अल्ट्रासाउंड करा, सोनोग्राफी में हमें पता चला कि भाई बच्चा तो उल्टा है, ब्रीच बेबी जिसे कह देते हैं, हेड इज नॉट द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ऐसे में वेजाइनल डिलीवरी जो है वो हम अवॉइड करते हैं। ऐसे में वेजाइनल डिलीवरी नहीं करी जाएगी बिकॉज हेड अगर अंदर फंस गया बच्चे का तो सफोकेशन के कारण बेबी की मृत्यु हो सकती है। ब्रीच बेबी के केस में सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। क्या आप जानते हैं सिजेरियन को सिजेरियन क्यों कहते हैं? जूलियस सीजर का नाम सुना है आपने? जूलियस सीजर का जन्म माना जाता है इसी तरीके से हुआ था। राइट जी, तो आप देख पा रहे हैं हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट। बच्चे का सिर पकड़ के फिर हम बेबी को बाहर डिलीवर करते हैं और अगर बटक्स आर द प्रेजेंटिंग पार्ट या लेग्स आर द प्रेजेंटिंग पार्ट तो फिर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। रितिका ने कहा नाइट्रिक ऑक्साइड इज द रीजन फॉर द शिफ्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। वेरी गुड। चलो इतनी ब्यूटीफुल सी वीडियो दिखाई, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आने चाहिए यार, ऐसे मजा नहीं आता फिर। इधर देखिए जी, ये नन्हा सा बालक, ये न्यूबॉर्न बेबी अब मदर से सेपरेट हो रहा है। जब बच्चे का जन्म होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 जगहों से बांधा जाता है, या क्लिप कर देते हैं और बीच में से काट देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 जगह से बांध के बीच में से काट देते हैं। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है इट डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड में न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वॉटन्स जेली होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज हैं और अम्बिलिकल वेन है।
न्यूरॉन्स नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा हुआ रह जाता है, जो थोड़े दिनों बाद अपने आप ड्राई होकर डिटैच हो जाता है। आप देख पा रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ हिस्सा अभी भी प्लेसेंटा के साथ जुड़ा है। तो बच्चे का जन्म हो जाने के बाद, एक्सपल्शन स्टेज हो जाने के बाद यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट। क्या आपने सुना है आजकल सेविंग ऑफ द कॉर्ड ब्लड भी है एक टेक्निक। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है, माना जाता है कि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं और उसे सेव कर लिया जाता है। सो आप सबने, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एन इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस द रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है। मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन तो एक्ट करा, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन ऑल्सो एक्ट्स on the myoepithelial cells of mammary glands। मदर की मेमरी ग्लैंड्स पे, ब्रेस्ट पे एक्ट करेगा और मिल्क का रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन इज फॉर द रिलीज ऑफ द मिल्क। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन मेल्स में भी होता है, बट इट्स एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपके सामने। Choose the correct event occurring during fertilization। जब fertilization होता है तो इनमें से कौन सी बात सही है? Spermatogonia fuses with oogonia, primary spermatocyte fuses with primary oocyte, spermatid fuses with the ovum, spermatozoa fuses with secondary oocyte। स्क्रीन पे नजर डालते हैं जी। शिवम, कासिम, शशि, शिवम पाल, मंजीत, हरिहरन, विजय, सोनाली, मयूर, फातिमा, मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया है। आंसर इज डी, स्पर्मेटोजोआ फ्यूज करते हैं सेकेंडरी oocyte के साथ। ओवरी से जो रिलीज होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन के समय ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, वो ओवम नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte की मियोसिस अभी भी अरेस्टेड होती है मेटाफेज 2 स्टेज पे। ये बात याद रखना, द मियोसिस इन सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। जब स्पर्म उसमें एंटर करेगा तो स्पर्म की एंट्री उसके लिए एक स्टिमुलस होगा कि वो अपना मियोसिस कंप्लीट करे और हैप्लॉइड ओवम बने। स्पर्मेटोजेनेसिस की ये सारी स्टेजेस आपके सामने हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल्स के केस में स्पर्म बनने की ये प्रक्रिया 12 से 14 साल की उम्र में यानी प्यूबर्टी पे शुरू हो जाती है। LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। एक बार जब स्पर्म बनने की ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उम्र भर चलती रहती है। अ मेल कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स थ्रूआउट हिज लाइफ। अ मेल कैन फादर अ चाइल्ड इवन एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, प्रोवाइडेड बाकी की सारी बॉडी फिजियोलॉजी उसे सपोर्ट कर रही है। बढ़ती उम्र के साथ स्पर्म काउंट जरूर रिड्यूस होता है, नंबर ऑफ हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड रिड्यूसेस, राइट, लेकिन स्पर्म बनते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैक्यूलेट होने के बाद स्पर्म का सर्वाइवल टाइम कितना होता है? 72 घंटे, 72 आवर्स। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इपीडिडाइमिस में ही स्पर्म 1 महीना या उससे भी ज्यादातर देर तक स्टोर्ड रह सकते हैं। सोनाली क्लियर है? अवेक, इज इट क्लियर जी? राइट, सचिन विश्वकर्मा, वंडरफुल जी। चलो सुनो, सेकेंडरी oocyte है फीमेल गैमीट जो है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस कौन सी स्टेज पे अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 स्टेज पे। स्पर्म कंप्लीटली हैप्लॉइड है। सो सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म आएगा, एंटायर स्पर्म एंटर्स इनटू द oocyte इन केस ऑफ मैमल्स। स्पर्म जब एंटर कर गया तो भाई स्पर्म का न्यूक्लियस चाहिए और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए। स्पर्म की टेल नहीं चाहिए, फ्लैजेला नहीं चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए। तो oocyte के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम्स इन सभी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो आपने सही जवाब दिया था उस प्रश्न का, दैट इज कि कौन सा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ फ्यूजेस विद द सेकेंडरी oocyte। मोहम्मद सफेल, जफार, वंडरफुल जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं अंडरलाइन कर दूं भाई, क्या बताना है? करेक्ट, सही बात बतानी। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनहिबिन। इनहिबिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से हार्मोन्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला, it is produced by granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of estrogen. Second,
इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल्स इन द टेस्टिस, टेस्टिस के नर्स सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स, एंड इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन मेल्स, मेल्स में प्रोजेस्टेरॉन, ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है। सी, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन वाली बात थोड़ी गलत लग रही है। चौथा ऑप्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। अर्शिया ने बी कहा, शिवम बी, शाकिब, सोनाली, अपूर्वा, अमन प्रताप, अभिषेक, संजीव, मुकेश, मयूर, धर्मेंद्र। ओके जी, चलो देखते हैं जी। सुनो, याद कर लो ओवरी के अंदर पड़े हुए फॉलिकल का स्ट्रक्चर। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं ना, ग्रेनुलोसा सेल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। ग्रेनुलोसा सेल्स ये प्रोटीनेशियस हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इनहिबिन। इसके अलावा ओवरी में जब ओवुलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल के बचे खुचे सेल्स से बनता है एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो बॉडी। क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन पिगमेंट है, ल्यूटिन प्रोटीन है, येलोइश से कलर का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी इनहिबिन बनाता है, ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम भी इनहिबिन बना रहा है। और यहां पे देखिए सर्टोली सेल्स, टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स हैं। टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन आपने पढ़ा है ना, सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स को ही सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। सो सर्टोली सेल्स जो है वो भी इनहिबिन हार्मोन बनाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स ने इनहिबिन बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया, सर्टोली सेल्स ने बनाया। सो इसका मतलब है इनहिबिन सिक्रीट कर रहे हैं ये सारे सेल्स। और इनहिबिन करता क्या है? इनहिबिट करता है। इनहिबिन के नाम से पकड़ लो, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी। इनहिबिन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन पे असर नहीं डाल रहा डायरेक्टली। सो इनहिबिन का डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है किसके साथ? LH और FSH के साथ। तो यानी जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है डी, इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे येलो बॉडी भी कहते हैं, एंड इट इज इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ FSH। एक चीज और याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट कर जाता है ओवरी में तो कॉर्पस एल्बिकैंस कहते हैं, व्हाइट बॉडी कहते हैं उसे, ठीक है जी। येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम, व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकैंस। एक स्ट्रक्चर होता है हार्ड बॉडी, आपने सुना है जी? व्हाट इज हार्ड बॉडी? बताओ मुझे, कौन बताएगा? देखते हैं जी स्क्रीन पे नजर डाल के कि हमारे कौन से राजा बेटा या रानी बेटी को हार्ड बॉडी पता है। सचिन विश्वकर्मा, आशी, प्रभाकर, अंशिका, शुभाजीत, हेमांगी, अपूर्वा। अपूर्वा, यस, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओजस्वी, ओजस्वी कह रहे मेरा नाम लीजिए। कॉर्पस कैलोसम, मयूर ने बिल्कुल सही बताया। अरे वंडरफुल मयूर, चलो जी स्टूडेंट ऑफ द डे डिक्लेयर हो गया। आज का एक स्टूडेंट डिक्लेयर करा मैंने। कॉर्पस कैलोसम कहां पे है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इज द बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स present in your brain. Corpus callosum connects right cerebral hemisphere with the left cerebral hemisphere, bundle of myelinated axons. It tells one side of the brain what the other side is doing. It is a characteristic feature of mammals. आया मजा? यास्मीन, सोनाली, क्लियर हो रहा है सबको? You are enjoying the session? भाई, I want all of you to like the session right now. Nearly 236 students are watching me live. That's wonderful. आपके likes तो एनर्जी का काम करते हैं यार। मैं पानी पीना भी भूल जाता हूं जब मुझे स्क्रीन पे दिखता है कि सब बच्चे सेशन एंजॉय कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मजे के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बी 28 डेज इन फीमेल्स। भाई जरूरी नहीं होता हर बार हर फीमेल में 28 दिन का साइकिल हो। सम फीमेल्स कैन हैव अ साइकिल ऑफ 21 डेज, सम फीमेल्स कैन हैव अ साइकिल ऑफ 45 डेज ऑल्सो। 45 दिन का भी साइकिल हो सकता है कुछ फीमेल्स में। थ्योरेटिकली जब हम पढ़ाते हैं तो 28 दिन का साइकिल बोल देते हैं। सुनो जी, considering the duration of the menstrual cycle to be 28 days, which of the following event is ideally not supposed to happen around the midday? मिड साइकिल, इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा मिड साइकिल में? ठीक है जी, ध्यान रखिएगा कहां पे नहीं होगा? मिड साइकिल में। बताओ, सेकेंडरी oocyte का रिलीज, LH सर्ज, डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल, फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, कौन सा नहीं होगा?
28 दिन का साइकिल तो लगभग 14वें दिन की 12, 13, 14, 15 इनकी बात हो रही है। अगर साइकिल 28 दिन का हो तो ओवुलेशन अकर्स ऑन डे 14। ओवुलेशन का दिन जानने का सिंपल फॉर्मूला होता है नेक्स्ट मेंसेस से 14 दिन पीछे आना है। नेक्स्ट पीरियड्स जब होने हैं ना उससे 14 दिन पीछे आ जाओ। अगर किसी का 28 दिन का साइकिल है तो 28 में से 14 माइनस कर दो। अगर किसी का 35 दिन का साइकिल है तो 35 में से 14 माइनस कर दो। जिसका साइकिल 35 डेज का होगा उसका डे ऑफ ओवुलेशन डे 21 होगा। जिसका साइकिल 40 दिन का होगा 40 में से 14 माइनस कर दो, उसका डे ऑफ ओवुलेशन 26 होगा। आपको ये नहीं करना कि टोटल जितना साइकिल उसका आधा कर दो। 40 दिन है किसी का साइकिल तो उसका डे ऑफ ओवुलेशन 20 नहीं होगा ना, वो 28 वाले केस में होगा कि 28 वाला केस जब होता है ना तब हम कह देते हैं ओवुलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल। क्यों? क्योंकि 28 में से 14 माइनस करोगे तो 14 ही आएगा, विच इज बाय डिफॉल्ट हाफ ऑफ 14। क्लियर है जी? वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है जी। मुन्ना, शिवम, मुस्कान, कसीम, सचिन विश्वकर्मा, यश, विनीत, जिब्रान, रकीब, साहित्या, मानसी, अंशिका, पंकज। पंकज जी रोते हुए इमोजीज भेज रहे हैं, मेरा नाम ले लो। पंकज अगर केवल आपका नाम ले लेने से आप डॉक्टर बन जाएं तो मैं 1 क्या 5 बार आपका नाम ले लूं, लेकिन अपना नाम किसी के मुख से उच्चारण करवाने के लिए स्वयं अपने नाम में कुछ ऐसी खासियत ले आओ कि दुनिया खुद ब खुद आपका नाम लेने लगे। वो 2 छोटे से जो अक्षर है ना, कैपिटल डी और स्मॉल आर, पंकज जिस दिन वो नाम के साथ लग जाएंगे ना तो किसी को गुजारिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको रो रो के ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा नाम ले लो। क्लियर है ना ये बात? राइट? छोटी सी बात है, दिल को टच भी करी होगी आपके, एक मोटिवेशन भी मिला होगा इस चीज के जरिए कि सर ने क्या कह दिया मुझे, मैंने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। सच कहा है ना? चलो अगर मैंने सच कहा तो प्यारे प्यारे आपके जो थम्स अप साइंस और लाइक्स आ जाने चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर मैं बताता हूं, पहले आगे बढ़ते हैं जी। सुनो जी ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ये रहा जी हमारे सामने फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरीके से हमने अलग अलग दिनों को रिप्रेजेंट करा है। इन 28 दिनों में यूट्रस में भी बदलाव होते हैं और इन्हीं 28 दिनों में ओवरीज में भी बदलाव होते हैं। हमने पढ़ा है कि ओवरी के आधार पर हम फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस कहते हैं। पहले 14 दिन फॉलिकल डेवलप करता है, डे 1 से डे 14 फॉलिकुलर फेस, 14th डे पे ओवुलेशन, फिर 14वें दिन से लेके 28वें दिन तक ल्यूटियल फेस, जब कॉर्पस ल्यूटियम बना होता है। अविक जी समझ आया? वंडरफुल। चलो नाउ मिड ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन है। अब आप देखो मिड ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन हो रहा है जी, बिल्कुल ठीक। कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है? एलएच। एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है ना, ये फ्लो चार्ट सा ऐसा ग्राफ, ऐसा डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte तो होता ही है जी, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। और एलएच सर्ज भी होता है, दूसरी बात भी सही है। ओवुलेशन हुआ मिड साइकिल में, LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है शार्प इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH 1 डे प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन से 1 दिन पहले LH का लेवल शार्पली बढ़ता है, जिसके कारण ग्राफिन फॉलिकल की वॉल रप्चर कर जाती है। तीसरी बात कही थी एग्जामिनर ने इसमें, डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल। मिड डे में साइकिल के मिडिल डेज जो हैं 13, 14, 15, इसमें ईस्ट्राडायोल कम नहीं हो रहा, इसमें ईस्ट्राडायोल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ईस्ट्राडायोल। आप देखेंगे ओवुलेशन से 1 दिन पहले LH का पीक है, FSH का पीक है, ईस्ट्रोजन का पीक भी है। तो यानी ये वाली बात गलत है हमारे उस क्वेश्चन में। हाँ, चौथी बात ठीक है कि ग्राफियन फॉलिकल फुली डेवलप्ड है, ग्राफियन फॉलिकल ही तो रप्चर करेगा तो ओवुलेशन होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था, considering the duration of menstrual cycle to be 28 days, which of the following event ideally not supposed to happen? That will be decrease in estradiol. अर्शिया जी सही है राजा बेटा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following hormone triggers the formation of yellow body in the mammalian females? अब आ गया ना येलो बॉडी, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया है येलो बॉडी है कॉर्पस ल्यूटियम। तो एग्जामिनर ने पूछा है कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम बनवा देता है, उस हार्मोन के नाम में ही ल्यूटी वर्ड छुपा है। कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाने वाला हार्मोन यानी जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराएगा, शेख हुजैफ ने ए कहा है, रितिका ने भी बिल्कुल सही, राइट जी, मानसा, अंशिका, कौबिता, ग्रेट, नितेश, अंशिका, प्रभाकर एकदम सही जवाब। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही इसका आंसर होगा। डिस्कशन देख लेते हैं। इन मैमेलियन फीमेल्स येलो बॉडी इज रेफरिंग टू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफियन फॉलिकल के फट जाने से। मिड साइकिल में LH सर्ज होने पे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने पे ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर करती है और अंदर पड़ा हुआ सेकेंडरी oocyte और उसके साथ साथ जोना पेलुसिडा,
कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस ऊफोरस, ये सारी चीजें एक्सपेल आउट हो जाती हैं और इनके एक्सपेल हो जाने से बाकी के बचे खुचे सेल्स जो हैं ग्राफिन फॉलिकल के, वो बना देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है जी। सो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा मेन हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी बनाता है, इनहिबिन भी बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करता है। एचसीजी हार्मोन जो है, एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्लेसेंटा से आता है। एचसीजी एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। एचसीजी का काम क्या है? एचसीजी का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मॉरुला ब्लास्टुला यूट्रस में पहुंचा, ब्लास्टुला जो है इंप्लांट करेगा यूट्रस में, तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनती है जो कि एचसीजी बनाती है। ये एचसीजी ब्लड में रिलीज होके ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी से कहता है कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम तुम बने रहो, प्रेगनेंसी हो चुकी है। Presence of this HCG in the urine of a female is taken as positive test for pregnancy। आपने सुना भी होगा, घर पे भी आजकल चेक कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। सिंपल प्रेगा न्यूज, प्रेग कलर कार्ड के नाम से बाजार में मिलता है। यूरिन के थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं हमें उस पे और फीमेल के, और पता चल जाता है कि भाई प्रेगनेंसी है कि नहीं है। एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। ठीक है जी अरिंदम, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। अंशिका, आशिफ, अमन, सोनी, और घर पे ही पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। ऑप्शंस में एक हार्मोन एफएसएच दिया हुआ था। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ओवरी से नहीं आता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। सो हमारा जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ येलो बॉडी, यानी ओवुलेशन कौन करा रहा है? इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जिंदगी में कुछ करना है तो एक जुनून ले आइए अपने आप में, एक पागलपन होना चाहिए आप में कि हर वक्त आपको अपना ख्वाब जो है वो आपके सामने नजर आना चाहिए। सपने वो नहीं है जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आपके वो ड्रीम्स रियलिटी में तभी बदलेंगे जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसमें लग जाएंगे। और सबसे पॉजिटिविटी लीजिए, बिना वजह किसी को कुछ नेगेटिव मत कहिए। राइट जी? सुनिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर साइकिल। मेंसेस जब होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब हो रही है, तो साइकिल का पहला दिन गिना जाता है। क्यों होता है? यूट्रस क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? ब्लीडिंग क्यों हुई? किस हार्मोन का लेवल डाउन होने से? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन या एफएसएच। क्वेश्चन नंबर 6 शैली ने कहा सी। मिशु, फरहान, अविक, साहित्य, शिवम पटेल, फरहाना, मानसा, हरीश, अमन प्रताप, संजना। वेरी गुड जी, सही जवाब है सबका ही। नाउ सुन लो, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के डेज, कुछ फीमेल्स में 3 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ में 5 दिन, कुछ में 7 दिन भी हो सकती है। सो डे 1 टू डे 3 इज द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज कह देते हैं। डे 1 से मतलब क्या है? कौन से दिन को साइकिल का पहला दिन कहा जाता है? जिस दिन यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है उसे साइकिल का पहला दिन माना जाता है। एक्चुअल में जो भी फ्लूइड बाहर आ रहा है उसे मेंस्ट्रुअल ब्लड ना कह के मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लड के अलावा म्यूकस भी है, उसके अलावा उसमें टिश्यू लाइनिंग भी है, एंडोमेट्रियल सेल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। राइट जी? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आने से यूट्रस कंट्रैक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आया, कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि रिग्रेस कर गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों रिग्रेस करा? अगर उसे एचसीजी नहीं मिला। एचसीजी क्यों नहीं मिलेगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो एचसीजी नहीं होगा, एचसीजी नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कहेगा मैं तो मरने लगा। कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, डीजेनरेट करेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है जी? मेंस्ट्रुअल ब्लड जो जितना लॉस हो रहा है 40 से लेके 150 ml तक भी हो सकता है अलग अलग फीमेल्स में, 40 to 150 ml। मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट। क्यों? क्योंकि एक तो विजाइना का पीएच एसिडिक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया के कारण एसिडिक पीएच पे ब्लड क्लॉट नहीं करता, और दूसरा इसमें प्लाज्मिन होता है। प्लाज्मिन जो है क्लॉट्स को नहीं बनने देता, डिसॉल्व कर देता है। इज इट क्लियर जी? राजा बेटाज, अंशिका जी, संजना, मिशु, कितनी बढ़िया बड़ी बातें बताता हूं मैं आपको। देखो जी, कॉर्पस ल्यूटियम जब रिग्रेस कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी? राइट? बाकी हार्मोन्स की डिटेल्स आपको पता है। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ऑक्सीटोसिन को बनाता हाइपोथैलेमस है,
स्टोर इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। वैसोप्रेसिन को भी हाइपोथैलेमस बनाता है और वैसोप्रेसिन को भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करती है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये नेफ्रॉन्स में डीसीटी और सीटी पे एक्ट करता है और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सो वैसोप्रेसिन इट इज हेल्पिंग इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज। FSH अगेन वी नो एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला एक हार्मोन है। तो हमारा जो क्वेश्चन था मेंस्ट्रुअल फ्लो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर साइकिल, वो किस हार्मोन के कारण है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आने से। प्रोजेस्टेरॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा रहना चाहिए, डाउन नहीं जाना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज के कंसेप्ट से। क्लीवेज क्या है? जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, राइट? सुनिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक क्लीवेज एंड ट्विन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। ट्विन्स पता है ना आपको, आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, बिफोर 8 days, 8 दिन से पहले, इफ द डेवलपिंग सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड इनटू 2 एम्ब्रियोज तो बनेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। अगर 8 जाइगोट बना, उसके बाद क्लीवेज हो रहा है, 8 दिन से पहले पहले अगर वो अलग हो गए, राइट, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं। स्टेटमेंट 2, सेग्रीगेशन ऑफ एम्ब्रियो लेटर देन 8 days इज लाइकली टू प्रोड्यूस कॉन्जॉइंट ट्विन्स। अब क्वेश्चन है कि क्या दोनों बातें सही हैं? सेकेंड ऑप्शन, पहली सही है दूसरी गलत है। तीसरा ऑप्शन, पहला गलत है दूसरा सही है, और चौथा है कि दोनों बातें सही हैं। बताओ जी। शिवम जी, यशवंत, संतोषी, आदिति, संदीप, जल्दी से बताओ भाई। सुनो मेरी बात, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म हुए फर्टिलाइज तो बन गया जी जाइगोट, विच इज अ सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का ये सिग्निफिकेंस है दैट इट रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन। नाउ ट्विन्स दो तरह के हैं, मोनोजाइगोटिक जिन्हें की आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहा जाता है, एंड डाइजाइगोटिक जिन्हें फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं उसमें क्या है कि जाइगोट स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज बिफोर 8 days। जाइगोट एक सिंगल सेल है भाई, जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स हुई, 2 डॉटर सेल बने, 2 डॉटर सेल के बाद 4 डॉटर सेल वाली सिचुएशन आएगी। ऐसा करते करते क्लीवेज डिविजन्स प्रोसीड होती रहती हैं। अगर 8 दिन से पहले पहले दोनों अलग हो गए, जितने भी सेल्स थे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो ज्यादातर मैक्सिमम तो सेम सेक्स के ही होंगे, या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों गर्ल्स होंगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसा होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में भी जेंडर अलग हो जाए, एक मेल एक फीमेल, राइट जी। नाउ सो एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मटेरियल होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है वो एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। कॉन्जॉइंट ट्विन्स का मतलब क्या है? वो भी मोनोजाइगोटिक है पर जुड़े हुए, किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से जुड़े रह गए, वो पूरी तरह से अलग नहीं हुए। सो व्हेन द जाइगोट स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज आफ्टर 8 days, तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। सिर से जुड़े हो सकते हैं, क्रेनियोफेगस, किसी और ऑर्गन से भी जुड़ सकते हैं। सो द बेबीज बॉर्न आर फिजिकली कनेक्टेड बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और कई केसेस में तो पैदा होते भी मृत्यु हो जाती है इनकी। इनको सियामीज ट्विन्स भी कहते हैं। क्लियर है जी? क्या कहते हैं? सियामीज ट्विन्स। तो इसका मतलब है हमारे उस क्वेश्चन में दी गई दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, राइट जी। सो आंसर हो जाएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इज इट क्लियर जी? कविता, फरहान, मंजीत, वेरी गुड, यास्मीन बानो। चलो, विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात हो रही है जिसे वल्वा भी कहते हैं, partially blocks the opening of the vagina। वेजाइना की ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस को पार्शियली कवर करती हुई एक मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको याद हो तो। क्या हम उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, या हाइमन? क्वेश्चन नंबर 8, अक्षय, स्वप्नदीप, शिवम, शिवम का नाम बार बार फ्लैश हो रहा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दे दिया जी, हाइमन, हाइमन, वेरी गुड। सुनो, व्हाट इज वल्वा? वल्वा इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे प्यूडेंडम भी कहते हैं। वल्वा में क्या क्या इंक्लूडेड है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। स्लाइड्स खूबसूरत है ना। बायजूस के इस प्लेटफॉर्म की यही बेहतरीन बात है कि आपको क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से रेगुलर क्लासेस। बायजूस का वेबसाइट जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सुनो,
वेजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफाइस, उसे कवर करती हुई एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन है। परफोरेटेड मतलब उसमें पोर्स हैं, राइट जी। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड या ब्लॉक्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। हाइमन में पोर्स होते हैं टू अलाउ द फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। Hymen usually ruptures during the first penetrative sexual intercourse. Sexual intercourse के टाइम पे when the penis is introduced into the vagina, hymen उस समय रप्चर हो जाती है। It may or may not be accompanied with mild pain and bleeding. हो भी सकता है ब्लीडिंग हो भी सकता है ना हो भी सकता है हल्का फुल्का दर्द हो भी सकता है ना भी हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा है कि हाइमन इतनी रिजिड होती है कि सर्जिकली रिमूव करनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर हो, कई और कारण है जिसकी वजह से हाइमन रप्चर हो सकती है। घुड़सवारी से, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, विगरस एथलेटिक एक्टिविटी, यूज ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, भागना दौड़ना, वेजाइनल इन्फेक्शन, कई रीजंस हैं हाइमन के रप्चर होने के। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटैक्ट हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। कई कल्चर्स में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हाइमन प्रेजेंट है फर्स्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तभी ये कंफर्म होगा कि वो वर्जिन है फीमेल, उसका पहले कोई प्रायर सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है। परंतु ये टोटली एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है। हाइमन कई वजह से रप्चर हो सकती है और कई बार इतनी रिजिड है कि उसे सर्जिकली हटाना पड़ता है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटैक्ट हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। फिर भी कई कल्चर्स में एक बिग इशू हो जाता है इस चीज को लेकर के, तो एक सर्जरी भी होती है टू रिकंस्ट्रक्ट द रप्चर्ड हाइमन। हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं उस सर्जरी को, जिसमें कि टिश्यू पीसेस लेकर के रप्चर्ड हाइमन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इज इट क्लियर जी? राइट। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? देखो हर चीज इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं। मेरे लेक्चर्स जब आप अटेंड करेंगे ना तो दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके, आपको पता चलेगा रियलिटी में कि पढ़ाई लिखाई होती क्या है। अरे हम तो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें ही रटते रह गए थे इधर उधर से पढ़ के। नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, यहीं आना है मेरे पास पढ़ने के लिए। ओके सुनो, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है जी? एंटीरियर फैटी एरिया कवर्ड विद द प्यूबिक हेयर। फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। नाउ वल्वा जो है इसकी आउटर बाउंड्री बनाते हुए देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन, दे कॉल लेबिया मेजोरा और द ग्रेटर लिप्स, और दो हैं लेबिया माइनोरा और द लेसर लिप्स। अब देखिए ये रहे लेबिया मेजोरा, दे फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द वल्वा एंड दीज आर कंपेरेबल टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि फीमेल के वल्वा का कौन सा रीजन मेल के स्क्रोटम के कंपेरेबल है। इट इज द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। They are the two folds of thin skin. They are forming the inner boundary of the vulva. यहां पे hair present नहीं होते, sebaceous glands present हैं। क्लाइटोरिस आपको पता है, it is comparable to the penis of the male. Finger like structure है, highly sensitive structure है क्लाइटोरिस। It is present at the upper junction of labia minora. And क्लाइटोरिस में rich supply of nerves है। It plays role in sexual excitation. Clear है जी? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दबाया था ना, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ भाई। मैं पानी में घोल करके आपकी लाइक्स जो है साथ के साथ पी जाऊंगा और मुझ में एनर्जी आ जाएगी। राइट जी। शिवम, दीपांकर, अपूर्वा, राइट जी, ग्रेट। चलिए जी, फिरदौस। सो क्वेश्चन का आंसर था जी हाइमन, और मैंने पूरे विस्तार से आपको बता दिया हाइमन के बारे में, ठीक है। मैंने सर्जरी भी बता दी ना, सर्जरी का नाम क्या बताया था? हाइमेनोप्लास्टी, ठीक है। अच्छा, बायजूस का वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिएगा और बी नेट एग्जाम के बारे में पढ़िएगा, बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। पीरियोडिकली हम ये टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं आप जैसे बेहतरीन बच्चों को एक बेहतरीन मौका देने के लिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इन द सेंस कि जो टॉप बेहतरीन बच्चे होते हैं बेहतरीन रैंक के साथ उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। सो ये मौका नहीं गंवाना है, वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टेस्ट कब है। क्वेश्चन नंबर 9, Skene's gland can be considered homologous to dash in males. फीमेल्स में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं
वेस्टिब्यूल रीजन में ना ग्लैंड्स होते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। तो लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्केन भी कहते हैं, राइट। ये किसके कंपेरेबल है अगर मेल और फीमेल में हम कंपेयर करें? ज्यादातर बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। चलो लेट मी सी, क्या ये सेमिनल वेसिकल्स के कंपेरेबल हैं? प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल या पिट्यूटरी? सुनो जी, स्केन्स ग्लैंड कहां होते हैं फीमेल में? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्लैंड्स ऑफ स्केन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। इनको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, फीमेल प्रोस्टेट भी कहते हैं, बिकॉज दे आर कंपेरेबल और दे आर सिमिलर टू द prostate gland of the male, and they are named after Dr. Alexander J.C. Skene, and these are playing role in the urinary and the sexual health of the female, right ji? Their secretion is helping in the lubrication of the urethra and urine flow. Is it clear ji? Glands of Skene, Anshika, Hasiba, Pushkar, सिमरन, अनीता, सोनाली वर्मा, खुशी, शिल्पी, श्रवण, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में है, सिंगल है, सराउंडिंग द यूरेथ्रा। सेमिनल फ्लूइड का 20 से 25% प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। मेजर पोर्शन सेमिनल फ्लूइड का सेमिनल वेसिकल से आता है। सेमिनल फ्लूइड में आप जानते हैं फ्रक्टोज शुगर भी प्रेजेंट है। स्पर्म्स दे यूज फ्रक्टोज शुगर फॉर एनर्जी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं मेल में, उन्हें कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। मटर के दाने जितने छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एंड they play role in lubricating the urethra. When a person is sexually excited, तो ये एक lubricating fluid release करते हैं bulbourethral gland। पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपको पता ही भाई, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी पहले कहा जाता था पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी बहुत सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स सिक्रीट करती है। ब्रेन में जो स्फेनॉइड बोन होती है क्रेनियम में, उसमें एक डिप्रेशन होता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर है स्केन्स ग्लैंड कैन बी कंसिडर्ड होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। अर्का, इज इट क्लियर जी? अर्क, द्युति, दे। कैपिटल लेटर्स में बच्चे बड़े चला के कही अपना नाम ना आईडी कैपिटल लेटर में बनाते हैं ताकि टीचर का फोकस वहीं जाए और उनका नाम बोला जाए। ऐसा नाम तो मैं जानबूझ के इग्नोर करूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसा करा तो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ऊगोनिया आर फॉर्म्ड बिफोर द बर्थ। फीमेल में ऊगोनिया जन्म से पहले बन जाते हैं, एंड नो मोर ऊगोनिया आर एडेड आफ्टर दैट इन द फीमेल। These cells they start the cell division but get arrested at a specific stage. फीमेल में ऊजेनेसिस की प्रक्रिया फीमेल के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट बनते हैं जिनमें मियोसिस शुरू तो हो जाती है, परंतु वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाती है। आंसर इज संदीप, सोनाली, श्रेया, अभिषेक, सुप्रिया, रोशन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सुनिए जी, फीमेल के जन्म से पहले ही शुरू होने वाली मियोसिस प्रोफिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज में आके रुक जाती है। कौन सी स्टेज में? oocytes they get arrested in the diplotin stage of meiotic prophase 1। ऐसे सभी oocytes को डिक्टिएट oocyte कहा जाता है। सो हमारे प्रश्न का उत्तर था जी प्रोफेस 1। जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है, उसकी दोनों ओवरीज में जितने भी oocytes होते हैं वो मियोसिस की इस अरेस्टेड स्टेज में होते हैं। ठीक है जी, राइट कैफ। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच अमंग द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो विद द जर्म लेयर्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरा शरीर बनता है। एक्टोडर्म से हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंडोडर्म से हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, मेसोडर्म से मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट जी, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स मेसोडर्म से बनते हैं। तो एपिडर्मिस किससे बनेगा जी? मेसोडर्म से तो नहीं बनेगा, अभी अभी मैंने बताया एक्टोडर्म, राइट। आरबीसीज मेसोडर्म से बनेंगे, तो इसका मतलब 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी डी। अब आप देख लो, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, राइट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एम्ब्रियोलॉजी में ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताता हूं आप लोगों को विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड एनिमेशंस। ओके, तो एपिडर्मिस जो है स्किन का बेटा, वो कहां से बन रहा है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। एपिडर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम
एक्टोडर्म, ये वाली बात ध्यान रखना, स्किन ऑफ द जो है स्किन लेयर जो है बॉडी की सबसे बाहर वाली, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो। कैफ ने सही कहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लास्ट टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो एंड नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो। किडनी के टिब्यूल्स मीजोडर्म लेयर से बनते हैं, ये बात सही है। आरबीसीज भी मीजोडर्म से बनते हैं, ये पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। आरबीसीज कहां से बन रहे हैं? आरबीसीज मीजोडर्म से बन रहे हैं, एक्टोडर्म से नहीं बन रहे, ये वाला पॉइंट गलत है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ना आपके साथ। थायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से है, ओके जी, करेक्ट है ये। तो इसका मतलब है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड एंड 4, राइट जी। ये वाली बात सही है और ये वाली बात सही है, ये वाली बात भी गलत है और ये वाली बात भी गलत है। इज इट क्लियर? Right? So I hope all of you have liked the session, all of you have enjoyed this session. ऐसे ही और बेहतरीन सेशंस के लिए हमारा चैनल जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और भी बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं जी, ठीक है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, नींद, चैन, आराम, दोस्ती, यारी, बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ भी आसान नहीं है, राइट, लेकिन कुछ भी मुश्किल भी नहीं है अगर ठान लीजिए। पूरे कायनात की एनर्जी जुट जाएगी आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए, अगर आपके अंदर खुद में वो जज्बा होगा, वो हिम्मत होगी, हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत होगी, लगन होगी, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। एक नन्हा बीज भी अंकुरित होने में समय लगाता है, फलदार पेड़ बनने में तो और भी समय लगता है। सो आपके पास समय है, आपके पास सही शिक्षा है, सही माध्यम है, इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।